बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाम तेल आज $100 फी बैरल तक पहुंच गया। बाज़ार में सिर्फ तेल ही महंगा नहीं हुआ बल्कि अमेरिका और ईरान की ये जंग अब पूरी दुनिया को बहुत महंगी पड़ने वाली है। तेल की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों का मतलब ये है कि आलमी सरमायाकारों ने मशरिक़ वस्ता में एक नई और बहुत बड़ी जंग का ख़तरा महसूस कर लिया। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी कीमत सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं चुकाएंगे बल्कि इसकी कीमत हर वो आदमी अदा करेगा जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, मोटरसाइकिल या टैक्सी चलाता है या रोटी रोज़ी कमाने के लिए सड़क पर निकलता है। तो आज मेरे इस खदशे की वजह भी सामने आ गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि वो ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़े फ़ौजी हमले के इम्कान का जायज़ा ले रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने अगरचे अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया और अमेरिकन फ़ौज को भी इस हवाले से कोई नया हुक्म जारी नहीं किया गया, यानी बड़े हमले का फ़ैसला होना भी बाकी है, लेकिन पूरी दुनिया को यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात यूं ही तो नहीं की है। खित्ते में ज़रूर कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ, सुने ज़रा वो क्या कह रहे हैं। A massive attack, bigger than ever before. I'm close to making a decision. We are all set for it. And when he says we, this is who he means. मैं आगे बताऊं कि अमेरिका ने अगर वाकई कोई फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ कर दिया तो फिर ये जंग सिर्फ ईरान या मिडल ईस्ट तक तो महदूद नहीं रहेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक तो ईरान ने अमेरिका के हर उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया है जहाँ से इस पर हमला हुआ। वो फौजी अड्डा चाहे उर्दन में हो या कुवैत में, यूएई, बहरीन या कतर, कोई भी खलीजी मुल्क ईरानी हमलों से महफूज नहीं रहा। पासदारान इनकलाब ने आज बरतानिया को भी खुले लफ्ज़ों में ख़बरदार किया कि अगर ईरान पर हमलों के लिए आइंदा बरतानवी फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल हुए तो फिर हम इनको भी निशाना बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर जंग का दायरा मज़ीद वसी हुआ तो महाज सिर्फ खलीज में नहीं खुलेगा बल्कि इसके साथ साए इसके जो पूरे हैं वो यूरोप तक जा सकते हैं। धमकियों और जवाबी धमकियों के इस माहौल में गुड न्यूज़ ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुसालत के लिए ओमान ने नए सिरे से कोशिश शुरू करने का ऐलान कर दिया और सफारतकारी के इस नए चैनल में सऊदी अरेबिया, यमनी जमातों के नुमाइंदे और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची भी शामिल होंगे जो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ सियासी मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा इराक़ के वज़ीर आज़म भी आज तेहरान पहुँच गए हैं और अभी पिछले हफ्ते वो वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करके आए हैं, यानी वो भी वाइट हाउस से कोई ना कोई पैगाम ले कर आए होंगे। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह होगी कि खित्ते में अब दो रास्ते एक साथ चल रहे हैं। एक रास्ता फ़ौजी दबाव का और दूसरा रास्ता सफारतकारी का। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जब मिसाइल्स की ज़ुबान और मुज़ाकरात की ज़ुबान एक ही वक्त में बोली जाने लगे तो फिर हालात इंतहाई नाजुक हो जाते हैं। और ये हालात इसलिए भी नाजुक है, पूरी दुनिया को इस वक्त अमेरिका की हिकमत अमली समझने में मुश्किल पेश आ रही है। आप देखें ना, 2 दिन पहले अमेरिकन और सऊदी हुक्काम एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किया और इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के सिविल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फराहम करने का वादा किया। लेकिन जो ही मुआहदा साइन हुआ तो इसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा कर तो रहा है, उसकी हिमायत तो कर रहा है, लेकिन एक शर्त पे, और वो शर्त है कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। यही नहीं, अगली रोज़ वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस हवाले से पॉलिसी बयान भी दे दिया। He wants to see these countries sign the Abraham Accord. It was one of the most historic accomplishments of his first term, and it continues to be a long-term goal of his to expand those accords to ultimately come to a place where the Middle East can be a peaceful and stable region. And yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. असल में अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया सिर्फ इसका इत्तेहादी ना रहे बल्कि इजराइल के साथ एक सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आ जाए। और अमेरिका की इस हिकमत अमली का मकसद है कि मशरिक़ वस्ता का पूरा सिक्योरिटी निज़ाम अमेरिका के अपने करीबी इत्तेहादियों के गिर्द घूमे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि फ़लस्तीन के दो रियासती हल के बगैर इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने या अब्राहमिक अकॉर्ड में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यानी वाशिंगटन अपनी शर्त पे कायम है, रियाद अपने मौक़िफ़ पे कायम है, और इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के ताल्लुकात ख़त्म हो गए या इनके ताल्लुकात में किसी किस्म की दरार आई, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों अपनी अपनी तरजीहात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो मकाम है जहाँ ईरान भी पूरी सूरत हाल को और से देख रहा है, क्योंकि तेहरान जानता है अगर अमेरिका अपने इत्तेहादियों को मज़ीद मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो गया
تو آئندہ اس پہ سیاسی سفارتی اور فوجی دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے. اسی میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں ایرانی قیادت سعودی عربیہ کو نظر انداز کرنے کا رسک لے گی, اور موجودہ حالات میں ایسا کوئی رسک لینا بھی چاہیے. آپ دیکھیں ابھی کل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو پیغام دیا کہ اب آنکھ کا بدلہ آنکھ ہوگا. تو امریکن سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے اس دھمکی پہ آج ایک جوابی دھمکی بھجوائی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ صرف آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں بلکہ آنکھ کے بدلے سر ہے. سنیں ذرا. Guys, I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policy is an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. تب سوال یہ کہ اس پوری کشیدگی میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہمارے لیے یہ سوال اس وقت بہت اہم ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تابڑ توڑ میزائل چلیں گے تو ان کے دھماکے بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ سے بھی آواز آئے گی. یہ جنگ اب صرف جنگی محاذوں پہ تو نہیں لڑی جا رہی بلکہ بندرگاہوں, تیل کی منڈیوں, سفارت خانوں اور عالمی مالیاتی نظام میں بھی لڑی جا رہی ہے. پاکستان کسی بھی حوالے سے اس جنگ کا فریق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس جنگ کی معاشی قیمت ادا کرنی شروع کر دی ہے. تیل کی قیمت اگر مزید اوپر گئی تو پاکستان کا درآمدی بل بڑھے گا, اس کے نتیجے میں روپے پہ دباؤ بڑھے گا, پیٹرول, گیس اور بجلی کی قیمتیں اور جائیں گی اوپر, مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عام آدمی کی زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی. تو اس معاشی دباؤ کو کم کرنے کے لیے پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب فراہم کرنے کی درخواست کی ہے. یہ رقم زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے لیے ہوگی. دوسرے لفظوں میں حکومت کو اندازہ ہے اگر یہ جنگ لمبی چلی تو سب سے پہلے معیشت کو سہارا دینا ہوگا, اور اگر امریکہ سے یہ سہولت ہمیں مل جاتی ہے تو روپے کو آبویسلی سہارا ملے گا, ڈالر نیچے کرے گا, بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کافی حد تک کم ہوگا, عالمی پرابلمز جو ہیں ان میں کمی آئے گی, عام آدمی کو ریلیف ملنے کی صورت میں ایک صورت نکل سکتی ہے کہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے موجودہ حالات پاکستان کے لیے صرف خارجہ پالیسی کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہماری معاشی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں نا, ایک طرف امریکہ ہے جو فوجی طاقت کے ذریعے اپنی شرائط بنوانا چاہتا ہے, دوسری طرف ایران ہے جو کہتا ہے اگر ہمارا تیل نہیں بکے گا تو پھر خطے میں کسی کا تیل نہیں بکے گا. تو درمیان میں سعودی عربیہ جو امریکہ کا اتحادی ہے لیکن فلسطین کے معاملے میں اپنا موقف بدلنے کو تیار نہیں, اور ان سب کے بیچ میں پاکستان کھڑا جو اس پوری جنگ کا فریق نہیں لیکن اس جنگ کا بل ضرور ادا کر رہا ہے. تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شکست ہمیشہ میدان جنگ میں نہیں ہوتی, کئی بار معیشت پہلے ہار جاتی ہے. اس لیے اب سوال صرف یہ نہیں کہ اگلا میزائل کون چلائے گا, بلکہ اصل سوال ہے کہ پہلے کون تھکے گا, امریکہ یا ایران یا پھر پوری دنیا کی معیشت. آپ مجھے اپنی رائے اس بارے میں ضرور دیجیے گا کامنٹس کے اندر. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.